हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौतम सुबह नहा धोकर नाश्ते के लिए आता है। तभी उसकी तीनों बहनें श्वेता, सानिया और सोना हाथों में खाना लिए रसोई से आती हैं। और तभी श्वेता कहती है, गौतम देखो, मैंने आज तुम्हारे लिए बेसन के गट्टे बनाए हैं, जरा चक्कर बताओ कैसे बने हैं। नहीं, आज गौतम मेरे हाथ का खाना ही खाएगा। मैंने उसके लिए चाइनीज स्टाइल के नूडल्स बनाए हैं। नहीं सानिया दीदी, आप दोनों तो रोज खाना बनाते हैं। आज मैंने स्पेशली गौतम के लिए फोन में से देखकर गुजराती सब्जी बनाई है। गौतम मेरे हाथ का बना खाना खाएगा। तीनों बहनें अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए लड़ने लगती है। तभी उनकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम तीनों चुप हो जाओ, सुबह से लड़ने बैठ गई। उसका पेट है, कोई कुआं नहीं जो जितनी मर्जी भरते जाओ। जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएगा। हाँ दीदी, माँ सही कह रही है। दरअसल गौतम अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था और साथ ही अपने घर में सबसे छोटा था। उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी उसकी उतनी ही केयर किया करती थी। गौतम भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। ये देखकर उनकी माँ सरला बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन गौतम अपनी तीनों बहनों के साथ बाजार जाता है। वो लोग बाजार से सामान लेकर घर की तरफ आ रहे थे कि तभी वहाँ एक लड़का फल बेच रहा था, जिसे देखकर गौतम अपनी बहन श्वेता से कहता है, अरे श्वेता दीदी, जरा उस लड़के को देखो। कौन लड़का गौतम? अरे वो जो फल बेच रहा है, आपके लिए अच्छा रहेगा ना, शादी कर लोगे ना उससे। हाँ गौतम, सही कहा, लड़का अच्छा लग रहा है। हमें तो जीजाजी पसंद है। चुप करो तुम दोनों। अरे मेरे प्यारे गौतम भैया, तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ है ना अभी उसके लिए, और वैसे भी मैं तुमसे सबसे बड़ी हूँ। अरे कैसे नहीं होगी दीदी, मैं आपका इकलौता भाई जो हूँ। मैं नहीं सोचूंगा अपनी बहनों की शादी के बारे में, तो कौन सोचेगा। हाँ चलो, अब कर ली हो बहन की चिंता तो घर चले। माँ हमारा इंतजार करती होगी। हाँ चलो। अब चारों बहन भाई घर आ जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन शाम को सरला अपनी बेटियों श्वेता, सानिया और सोना के साथ हॉल में बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो श्वेता सोना से कहती है, सोना जाकर देख तो, शायद गौतम आया होगा। मैं जब तक जाकर उसके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है दीदी। सोना दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गौतम के एक पैर पर चोट लगी है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, गौतम ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में, और ये चोट कैसे लगी? अरे दीदी वो। सोना के चिल्लाने की आवाज सुनकर सरला, श्वेता और सानिया भागते हुए आते हैं और गौतम को देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। तभी सरला कहती है, अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है, हल्की सी तो चोट है। माँ आप इसे हल्की सी चोट कह रही हैं? जरा देखो कितना सारा खून बह गया मेरे भैया का। गौतम तुम चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे दीदी, जरा सी खरोच चाहिए, पैर नहीं टूटा मेरा, बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सा आराम की जरूरत है। आओ गौतम, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलते हैं, वहाँ तुम्हें दवाई भी लगा दूंगी। हाँ सोना चलो। तीनों बहनें पकड़कर गौतम को कमरे में ले जाती है और उसके पैर पर दवाई लगाती है। अगले दिन श्वेता अपनी बहन कंचन को फोन लगाती है। क्या हुआ श्वेता, आज अचानक से ऐसे फोन क्यों किया? अरे दीदी अब क्या बताऊं। बोल श्वेता, क्या हुआ? अरे दीदी वो कल गौतम का एक्सीडेंट हो गया कल, उसके पैर में चोट लगी है। क्या? और तू मुझे अब बता रही है? रुक, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है दीदी। इतना कहकर कंचन फोन रख देती है और अपने मन में सोचती है, पहले मैं शगुन को भी बता देती हूँ, शायद उसे भी इस बारे में पता नहीं होगा। जिसके बाद कंचन शगुन को फोन लगाती है तो शगुन फोन उठाकर कहती है, हाँ दीदी क्या हुआ? अरे तुझे कुछ पता है या नहीं? किस बारे में दीदी? अरे गौतम का एक्सीडेंट हुआ है और श्वेता बता रही थी उसे बहुत चोट भी आई है। क्या एक्सीडेंट हुआ है गौतम का? हाँ मैं तो जा रही हूँ, तुझे चलना है तो तू भी चल मेरे साथ। हाँ दीदी, बस मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी आपके घर तैयार होकर। हाँ ठीक है, जल्दी आना, मैं भी जब तक तैयार हो जाती हूँ। चल अब मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है दीदी। जिसके बाद कंचन फोन रख देती है और दोनों तैयार होकर चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद तैयार होकर शगुन कंचन के घर आती है और कहती है, अरे दीदी हो गई तैयार तो चलो, पता नहीं वहाँ कितनी तकलीफ हो रही होगी हमारे भाई को। हाँ छोटी, तूने सही कहा, चल चलते हैं। अब कंचन और शगुन अपने मायके आती हैं और जैसे ही घर पहुँचती है तो शगुन कहती है, माँ ठीक तो है ना गौतम? अरे कंचन दीदी और शगुन दीदी आप यहाँ? अरे बेटा तुम दोनों यहाँ, और तुम्हें गौतम के बारे में किसने बताया? माँ मैंने बताया था दीदी को।
माँ पहले आप ये बताइए गौतम कहाँ है, मुझे उसे देखना है। हाँ माँ, आखिर गौतम है कहाँ? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अब शगुन और कंचन गौतम से मिलने जाते हैं। उन्हें देखकर गौतम कहता है, अरे कंचन दीदी, शगुन दीदी, आप यहाँ? भाई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है एक्सीडेंट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो तुम्हारे जीजा जी से कहकर आई हूँ, जब तक मेरा भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अरे दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरूर आपको श्वेता दीदी ने बताया होगा। अरे ये मेरी थोड़ी सी खरोच देखकर इतना डर जाती है। डरूंगी नहीं तो क्या, आखिर तुम हम पांचों बहनों के इकलौते भाई हो। हाँ डरना चाहिए, पर इतना भी नहीं। अब सभी लोग बातें कर रहे थे कि तभी कंचन कहती है, गौतम रक्षाबंधन आने वाला है और तुम तो अब जॉब भी कर रहे हो। मैं तो इस बार तोहफे में महंगी वाली साड़ी लूंगी। हाँ, और मुझे भी तोहफे में अच्छा सा हार चाहिए। हाँ, और हमें भी अपने लिए अच्छी सी ड्रेस चाहिए। श्वेता दीदी, आप भी बता दो, आपको अपने लिए क्या चाहिए? तुम मुझे जो भी दोगे वो सब मेरे लिए बहुत कीमती होगा, लेकिन पहले तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। गौतम बेटा, अब तुम आराम कर लो, हम सब बाहर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो गौतम अपने मन में सोचता है, अब मैं अपनी अपनी बहनों को कैसे बताऊं कि सैलरी तो रक्षाबंधन के अगले दिन आएगी। आखिर उन्होंने मुझे इतने प्यार से पाला है और पहली बार मुझसे कुछ मांग रही हैं। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौतम अपने दोस्त रवि के पास जाकर कहता है, यार रवि, मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो गौतम, क्या हुआ? यार रक्षाबंधन आने वाला है, पर मेरी सैलरी उसके अगले दिन आएगी और मेरी बहनों ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाया। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें अपनी सैलरी आते ही लौटा दूंगा। यार मेरी सैलरी लेट आती है और माँ की तबीयत खराब थी, तो उनकी दवाइयों में सारे पैसे लग गए। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रवि और गौतम वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की सारी बातें वहाँ बैठी सोना सुन लेती है और जाकर अपनी बहनों को बता देती है। अब कुछ देर बाद गौतम को रवि का फोन आता है और रवि गौतम से कहता है, गौतम भाई, पैसे का इंतजाम हो गया है, तुम आकर पैसे ले जाओ। ठीक है रवि, मैं अभी आता हूँ। गौतम जाकर रवि से पैसे ले लेता है और अपनी सभी बहनों के लिए उनके कहे अनुसार तोहफे खरीदता है। सभी बहनें अपने तोहफों को देखकर खुश होती है और अगले दिन जैसे ही गौतम की सैलरी आती है तो वो पैसे लेकर अपने दोस्त रवि को देने जाता है और कहता है, रवि भाई, ये लो तुम्हारे पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी मदद की। अरे मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पर क्यों? जब पैसे मैंने दिए ही नहीं तो मैं कैसे ले सकता हूँ? मतलब? अरे मुझे ये पैसे तुम्हारी पांचों बहनों ने दिए थे तुम्हें देने के लिए, ताकि तुम बिना परेशानी के उनके लिए तोहफा ले सको। और उन्होंने तो तुम्हें बताने के लिए भी मना किया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। रवि की ये सारी बातें सुनकर गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहनों के लिए और भी तोहफे लेकर घर आता है, जिसे देखकर उसकी बहनें बहुत खुश होती हैं और अपने भाई को गले लगा लेती हैं। सोना का टाका उसके एरिया के गुंडे मंगल से भिड़ा था, लेकिन उसकी मोहब्बत के चर्चे सोना के माता पिता के कानों में पड़े तो उन्होंने अपनी बेटी को दूसरे शहर ले जाकर उसकी शादी एक रोहन नाम के लड़के से कर दी। शादी के बाद सोना अपने पति रोहन के साथ ससुराल में कदम रखती है, जहां उसकी सास चंपा उसका स्वागत करते हुए बोलती है, सोना बहू, तुमको अपने ससुराल में आकर कैसा लग रहा है? देखो, अब इसको अपना ही घर समझना, समझी? जी माँ जी, मुझे इस घर को अपना मानना ही नहीं है। मुझे मेरे मंगल से दूर करके पिताजी ने सोचा कि मैं खुश रहूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके पास जाकर ही रहूंगी। बहू, अब खड़े खड़े ख्याली पुलाव मत बना, जा कमरे में रोहन इंतजार कर रहा है। ठीक है माँ जी। सोना अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी चंपा उसको जाते देखकर खुद से बोलती है, बहू घर आ गई, अब जल्दी ही हमारे पोता पोती खेलेंगे इस घर में। ये घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। सोना ये सुनकर अपने मन ही मन में बोलती है, बच्चों की किलकारियाँ तो तब गूंजेंगी जब बच्चे होंगे। मैं आपके बेटे को अपने करीब भी कभी नहीं आने दूंगी। मेरा मंगल मुझे यहाँ से ले जाएगा। सोना अपने मन में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया है। वो आकर बेड पर बैठती है। तभी कमरे के बाथरूम से रोहन कपड़े बदलकर बाहर आता है और उसको देखकर सोना मन ही मन में सोचती है, यार लगता है ये तो फुल सुहागरात के मूड में है। कैसे रोकूं इसको? नहीं सोना, डर मत,
तेरे मंगल के सिवा तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको जैसे मर्जी रो। रोहन बिस्तर पर बैठी सोना की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी सोना जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर रोहन भागकर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या हुआ सोना, तुम रो क्यों रही हो? वो मेरे पेट और सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बताया भी नहीं जा रहा। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई खाकर अभी तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं सो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आराम मिलता है मुझे सोने से। ऐसा है तो सो जाओ आराम से। सोना पेट दर्द और सर दर्द का बहाना बनाकर सो जाती है और रोहन भी अपनी शादी की पहली रात को बीवी की फिक्र करके सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। सोना रोज कोई न कोई बहाना बनाकर रोहन को करीब आने से रोक देती और रोहन को भी सोना से एक तरफा इश्क हो गया था, इसीलिए वो उसे कोई जबरदस्ती नहीं करता, ना ही कोई सवाल करता। यहाँ तक कि वो उसको एक नया फोन भी गिफ्ट करता है ताकि वो उसको दिन में कॉल कर सके। ऐसे ही एक सुबह सोना चंपा के साथ रसोई में मिलकर नाश्ता बना रही होती है। तभी रोहन सोना को आवाज लगाकर बोलता है, सोना जी मेरा लंच तैयार कर दो। ठीक है। कितना बोरिंग है यार मेरा पति, इससे अच्छा तो मेरा मंगल है, पता नहीं कहाँ है वो। इनको ऑफिस भेजकर उसको कॉल लगाती हूँ। सोना रोहन का लंच पैक करके दे देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अपने फोन से मंगल को कॉल लगा के सब बताती है कि उसके पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी, लेकिन साथ ही वो इस शादी से जल्द ही आजाद होने का एक प्लान मंगल को बताती है और अपने ससुराल का पता भी देती है। शाम को रोहन ऑफिस से आकर बैठा होता है तो सोना उसके लिए पानी लेकर आती है। तभी रोहन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सोना जी मुझे लगता है आप इस घर में घुल मिल नहीं पा रही हैं। क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलें? बाहर घूमने गए तो मेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, मेरी सुपारी बेकार जाएगी। नहीं, मेरा मन नहीं है। सोना बात को टालकर वापस अपने कामों में लग जाती है। अगली सुबह सोना जल्दी उठकर रोहन का खाना तैयार कर देती है। कुछ देर में रोहन भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। ये देखकर सोना खुश हो रही होती है। तभी चंपा घर के मंदिर से टीका लाकर रोहन को लगाते हुए बोलती है, रोहन बेटा ये टीका लगाकर घर से निकल, न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है, तू संभल के जाइयो बेटा। इतनी चिंता मत करो माँ, रोज जाता हूँ आराम से। अच्छा अब चलता हूँ, बाय। रोहन अपनी बाइक से ऑफिस जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर होते होते बच जाती है, लेकिन वो गाड़ी रोहन से टकराने से तो बच जाती है, पर उसकी टक्कर सड़क पर लगे एक खम्बे से हो जाती है। रोहन जल्दी से उस गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी वाला बंदा टकराने के कारण बेहोश हो जाता है। रोहन एम्बुलेंस को कॉल कर देता है, लेकिन तभी उसको कार के पास उस आदमी का पर्स मिलता है, जिसको खोलकर देखते ही रोहन हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उस पर्स को वो वापस गाड़ी में डालकर अपने काम के लिए निकल जाता है। शाम को उसके घर आने पर सोना बड़ी हैरानी से बोलती है, आप आ गए? क्यों, नहीं आना चाहिए था क्या? मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब। सोना आगे कुछ सफाई देती, तभी चंपा आती है और अपने बेटे को गले लगाकर बोलती है, आ गया तू बेटा? पता नहीं आज जब से तू गया था ना, न जाने क्यों दिल इतना बेचैन था, लेकिन अब तुझे सही सलामत देखकर दिल को सुकून मिल गया। जिसके पास आपकी जैसी माँ हो उसको कुछ हो सकता है। चंपा और रोहन बातें करने लगते हैं, लेकिन सोना रोहन को घर सही सलामत देखकर गुस्से से भरी अपने कमरे में जाती है और मंगल को कॉल करके बोलती है, मैंने कहा था तुमको कि आज मेरे पति को मार देना, क्या फायदा अपने पति की सुपारी देने का। एक गुंडे होगा तुमसे ये काम नहीं हुआ, क्या गुंडे बने होगे तुम। अरे सोना बेबी, आज उसकी किस्मत काम कर गई और उसकी जगह मेरा एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है मैंने सीट बेल्ट लगाई थी, बच गया मैं, ज्यादा चोट नहीं आई, वरना तो आज तेरे मंगल का राम नाम सत्य था। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही कोई दूसरा प्लान बनाता हूँ तेरे पति को ठोकने का। सोना
जैसे ही मंगल का कॉल कट करती है तो रोहन दरवाजे पर खड़ा होकर बोलता है, बाहर आना, कुछ बात करनी है। सोना डर जाती है कि कहीं रोहन को पता तो नहीं चल गया, लेकिन बाहर एक और लड़की आई हुई होती है और रोहन सोना के आने पर अपनी माँ और सोना को उस लड़की के बारे में बताते हुए बोलता है, माँ, ये इंश्योरेंस एजेंट है नैना और मेरी दोस्त भी। वो आज मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो क्या तेरा एक्सीडेंट होने वाला था? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चे? माँ, कुछ नहीं हुआ। पहले मेरी बात सुनो। आज के एक्सीडेंट के बाद से मुझे लगता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया है और इसकी नॉमिनी आप दोनों हो। अगर मुझे कुछ होता है तो इस 1 करोड़ के इंश्योरेंस के 75% पैसे माँ को मिलेंगे और 25% सोना तुमको। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी तेरी माँ जिंदा है, मेरे होते तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, समय का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता यमराज बैठकर मेरी मौत की तारीख लिख रहे हो। रोहन की बातों से सोना को लगता है कि उसको उस पर शक हो गया है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती। तभी उसके फोन पर मंगल का कॉल आता है तो वो अलग जाकर उससे बात करती है। रोहन भी छुपकर सब सुन रहा होता है कि मंगल ने सोना को एक नया प्लान बताया है रोहन को मारने का। वो सुनकर सोना बोलती है, हाँ ठीक है, और अब तो उसने अपना इंश्योरेंस भी करवा लिया है। उसकी मौत के बाद मुझे 25 लाख रुपए मिलेंगे, उसे लेकर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये सब सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन रोहन जानता था कि उसका बाहर जाना उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हो सकता है। फिर भी वो रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता है। उसके जाते ही वो इंश्योरेंस वाली लड़की नैना घर आकर सोना से बोलती है, सोना, ये लो पेपर्स, कल तुमको तुम्हारे 25 लाख मिल जाएंगे रोहन के इंश्योरेंस के। आप ये क्या कह रही हैं? रोहन जी तो ठीक हैं, उनके जीते जी आप ये पेपर्स क्यों देने आई हैं? इतनी भी भोली मत बनो सोना, रोहन मेरा दोस्त है। उसने मुझे सब बताया है कि आज तुमने अपने बॉयफ्रेंड को उसको मारने की सुपारी दी है। उसको तो तुम्हारे धोखे का पता उस एक्सीडेंट वाले दिन ही लग गया था, क्योंकि उस एक्सीडेंट करने वाली कार के पास उसको उस आदमी का पर्स मिला जिसमें तुम्हारी और उसकी फोटो थी। लेकिन वो पागल है तुम्हारे प्यार में, इसलिए खुद को बचाने की जगह उसके मरने के बाद भी तुम चैन से रहो, ये सोचकर उसने ये इंश्योरेंस करवाया है। अपने पति का इतना बड़ा दिल देखकर सोना की आंखों में आंसू थे और वो जल्दी से मंगल को कॉल करके एक्सीडेंट को रुकवाती है और भागते हुए उस जगह पहुंचती है जहां रोहन का एक्सीडेंट होने वाला था। वहां रोहन मंगल की गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और सोना को वहां देखकर बोलता है, आ गई तुम? तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा क्यों नहीं? रुक क्यों गया ये? अरे एक बार बोल देती तुमको किसी और से प्यार था, मैं खुद तुमको उसके पास छोड़ाता, लेकिन तुमने मुझे मरवाना चाहा, तो यही सही, तुम्हारी खुशी के लिए मैं आज मरने आ गया। मारो अब मुझे। मुझे माफ कर दो रोहन, मैं तुम्हारे अनकहे प्यार को समझ ना सकी। पापा सही कहते थे, प्यार वो नहीं होता जो तुम्हारे लिए किसी की जान ले ले, प्यार तो वो है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे। मुझे मंगल नहीं चाहिए रोहन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे माफ कर दो। मंगल भी रोहन के बारे में सच जानकर सोना का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोलता है, ये सच कह रही है, तुम ही इसे सच्चा प्यार करते हो, मैं नहीं। सही वक्त पर मेरे हाथों एक गुनाह होने से बच गया। आखिर रोहन के प्यार ने सोना के नफरत भरे दिल को बदल ही दिया, जिसके बाद वो रोहन से माफी मांगकर उसके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। प्रज्ञा एक बहुत ही गुणी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी माता सुषमा और पिता शंकर के साथ रहा करती थी। उसकी आवाज कोयल की तरह मीठी थी और उसकी आंखें नीली थी, जिससे लोग मदहोश हो जाया करते थे। पर उसमें एक ही कमी थी कि उसके आगे के 2 दांत नहीं थे, जिसके चलते लोग उसका बहुत मजाक भी बनाते थे। और इन सब से बचने के लिए वो हमेशा ही अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखती थी। एक दिन प्रज्ञा मार्केट जाती है और वो अपनी मनपसंद मिठाई खरीद ही रही होती है कि तभी कुछ चोर अचानक से आकर उसका पर्स छीनकर भागने लगते हैं। प्रज्ञा चिल्लाते हुए चोर के पीछे पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ स्पर्श नाम का एक लड़का आ जाता है।
और अपनी बाइक से उन चोरों को फॉलो करता है, जिसके बाद वो उनसे प्रज्ञा का पर्स छीनकर उसे वापस ले आता है और प्रज्ञा को सौंप देता है। ये लीजिए मैडम, आपका पर्स। थैंक यू सो मच। आपने उन चोरों से मेरा पर्स छीनकर मुझे वापस दे दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी मदद करता। अच्छा जी, बहुत अच्छे। हाय हाय, क्या आंखें हैं, क्या आवाज है। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया होगा इसे। जी आपने कुछ कहा? कुछ नहीं मैडम, वो मैं क्या बोल रहा था कि आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ये तो मेरे माँ के संस्कार है। प्रज्ञा उसे फिर से थैंक्स बोलकर वहाँ से ही जाने लगती है। तभी वैसे मैडम, आप अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? जी बोलिए। मैंने आपकी हेल्प की, बदले में आपने कुछ दिया नहीं, बस थैंक यू बोल के जा रही हो। दैट्स नॉट फेयर। क्या चाहिए आपको? तो कॉफी पर चलो मेरे साथ, इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे जाना है। ओके, जब तुम बोलो। वैसे एक बात और बोलनी थी मुझे, बोलूं? जी बोलिए। जी वो अगर आपका नंबर मिल जाए तो कॉफी के लिए फोन करके बुला लेता मैं आपको। हाँ लिखिए ना, 1 2 3 4 6 7। इस तरह दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से दिन रात फोन पर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे बातों ही बातों में उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ऐसे ही एक दिन स्पर्श प्रज्ञा को पार्क में बुलाता है। प्रज्ञा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा नेचर, सब कुछ कितना अच्छा है, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पर मुझे पता है अगर तुम मुस्कुराओगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। छोड़ो ना, रखा है मेरी स्माइल में। प्रज्ञा वहाँ से बहाने मार कर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी एक स्कूल फ्रेंड भावना आ जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, हाय खिड़की, तू यहाँ कैसे? अरे अभी तक तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? हाय भावना, कैसी हो तुम? मैं और खिड़की क्लासमेट थे। अरे खिड़की, तूने बताया नहीं कि तेरी खिड़की बंद हुई या नहीं? भावना, ये क्या तरीका है बात करने का? जस्ट चिल यार, हम तो ऐसे ही बात करते हैं। प्रज्ञा प्लीज एक बार अपनी प्यारी सी स्माइल मुझे दिखा दो। पक्का मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार मुझे देखना है। अरे नहीं ना, मैं लेट हो रही हूँ, दोबारा मिलूंगी ना तब दिखाऊंगी पक्का। अभी मुझे जाना है। अरे अब क्या शर्माना, दिखा देना यार। इतना कहकर भावना जबरदस्ती प्रज्ञा का फेस मास्क हटा देती है और स्पर्श के सामने प्रज्ञा की बिना दांतों वाली स्माइल आ जाती है। क्या स्माइल है तुम्हारी। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हारी खिड़की सच्ची में बहुत प्यारी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रज्ञा वहाँ से रोते हुए वापस जाने लगती है कि तभी स्पर्श उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और अपने गले से लगाकर बोलता है, I love you प्रज्ञा, और I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। स्पर्श की माँ सुमित्रा प्रज्ञा की फोटो देखकर उसे पसंद कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद घर वालों की रजामंदी से स्पर्श और प्रज्ञा की कोर्ट मैरिज हो जाती है। शादी के बाद प्रज्ञा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर शादी के बाद भी वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखती है। ऐसे ही एक दिन प्रज्ञा अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। माँ जी आपकी चाय। अरे बहू, तू हमेशा मास्क लगाकर क्यों घूमती रहती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब ठीक है, बस यूं ही आदत है मुझे। तो फिर क्या बात है, जरा अपना चांद सा मुखड़ा तो दिखा दे बेटा। ओ माँ जी, मैं तो भूल ही गई, गैस पर दूध रखा है, कहीं उबाल ना आ जाए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एक दिन प्रज्ञा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसकी सास अचानक से वहाँ आ जाती है और प्रज्ञा का चेहरा देख लेती है। साथ ही उसकी स्माइल भी उसकी सास के सामने आ जाती है। हे भगवान,
अरे बहू, तेरे आगे के दांत कहाँ गए? हे प्रभु, कैसी लीला है तेरी, मेरी बहू के दांत ही गायब कर दिए तूने तो। माँ जी, शुरू से ही मेरे दांत ऐसे हैं। राम 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 राम। अरे घोर कलयुग है घोर, तूने मुझे धोखा दिया, धोखे से इस घर की बहू बनी। राम राम राम। अरे क्या मुंह दिखाऊंगी समाज वालों को। माँ जी, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है और स्पर्श को मेरे बारे में सब कुछ पता है। अपनी सास के ताने सुनकर प्रज्ञा बहुत रोने लगती है और जब शाम को स्पर्श वापस घर लौटता है तब सुमित्रा स्पर्श को बोलती है, अरे नालायक, नास पीटे, तूने उस लड़की के साथ मिलकर मेरी तो नाक ही कटवा दी। अरे गलती तो मुझसे हो गई जो मैं तेरी बातों में आ गई। मैंने तेरी शादी इस हवादार खिड़की वाली लड़की से करवा दी। पूरे समाज में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। सुमित्रा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब भी प्रज्ञा सुमित्रा के पास जाती तो वो उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा बाहर जा रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह खून में लथपथ हो जाता है। तभी प्रज्ञा भागी भागी अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, क्या हुआ आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। प्रज्ञा सुमित्रा को हॉस्पिटल ले जाती है और स्पर्श को भी वहीं बुलाती है, जहाँ डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं। वो क्या है कि सुमित्रा जी के मुंह में काफी चोट लग गई है, उनका जबड़ा टूट गया है, जिसके कारण उनके मुंह की छोटी सी सर्जरी करनी होगी और आगे के बेकार दांतों को हटाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर स्पर्श और प्रज्ञा सर्जरी के लिए मान जाते हैं और सुमित्रा के मुंह की सर्जरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो प्रज्ञा को अपनी सेवा करते हुए देखती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने दांतों की तरफ देखती है तो उसके आगे के 4 दांत नहीं होते। सुमित्रा मन ही मन बहुत पछताती है और अपनी बहू से माफी मांगती है। प्रज्ञा भी अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खिड़की दांतों वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके दांतों में यूं ही खिड़की बनी हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।